अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। अस्करी के बाद सिफाती सतह पर भी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक बरतरी मुस्तहकम हो गई है। पाकिस्तान ने अपने एक और हमसाई से ताल्लुकात के असूल तय कर दिए हैं और यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमन होगा तो अमन बरकरार रहेगा, लेकिन अगर दहशतगर्दी हुई तो सख्त और फैसला कुन जवाब मिलेगा। इस दो टोक मौक़िफ़ की तर्जुमानी गुज़िश्ता हफ्ते से पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात में हुई। गोके इन मुज़ाकरात में शिरकत तो अफगान तालिबान का वक्त कर रहा था, लेकिन उनकी डोरियां बज़ाहिर काबुल से ज्यादा दिल्ली से हिलाई जा रही थी। इसके बावजूद पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद उन सालिसों ने भी की जो खित्ते में अमन के ख्वाह हैं, जिसके बाद गुज़िश्ता शब पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में एक अबूरी मुआहिदा तय पाने की खबर आई। इस मुआहिदे के तहत दोनों मुमालिक ने जंग बंदी को बरकरार रखने और एक मुश्तरका मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करने पर इत्तेफाक किया है ताकि किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी एक्शन लिया जा सके। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई जब चंद हफ्ते कबल सरहदी झड़पों के बाद दोनों मुमालिक के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हो गए थे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तुर्किया और कतर ने सारसी का किरदार अदा किया और दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान वफूद के दरमियान बातचीत के दूसरे दौर का आगाज गुज़िश्ता हफ्ते को इस्तांबुल में हुआ था। ताहम काबुल से मुसलसल दहशतगर्द हमलों पर इस्लामाबाद की देरीना तशवीश एक बड़ा इख्तलाफी नुक्ता बनी रही, जिसके बायस मुज़ाकरात में तात्तुल पैदा हो गया। ताहम बुध को पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात के नाकाम होने और वफ्द की वापसी के ऐलान के बाद तुर्किया और कतर ने एक बार फिर मुदाखलत करके मुज़ाकराती अमल को बहाल किया और बिलाखिर पेशरफ्त मुमकिन हुई। तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि जंग बंदी के दिफाज के मजीद तरीक़ाकार पर तफसीली गौर और खोज 6 नवंबर को इस्तांबुल में होने वाले आला सतह के इजलास में किया जाएगा। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों मुमालिक ने जंग बंदी को बरकरार रखने और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद करने के लिए एक काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग निज़ाम कायम करने पर भी इत्तफाक किया है। तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा के एलामिया में कहा गया है कि तमाम फरीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अमन के तसलसल को यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सजा नाफिज करने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक निज़ाम कायम किया जाएगा। एलामिया में मजीद कहा गया है कि सालिस के तौर पर तुर्किया और कतर दोनों फरीकैन की फ़ाल शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार करते हैं और दोनों मुमालिक पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए फरीकैन के साथ ताउन जारी रखेंगे। मुश्तरका एलामिया में अगरचे ये वाज़ेह नहीं कि 6 नवंबर को होने वाले आला सतह के इजलास में किन रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है, ताहम इम्कान है कि इससे मुराद दोनों मुमालिक के वज़राए दिफा हैं जिन्होंने दोहा में मुज़ाकरात के पहले दौर की क़यादत की थी और अब वो इस्तांबुल में दोबारा मुलाकात करेंगे। ताहम वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज एक बार फिर दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा और जहां ज़रूरत हुई ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए और जो पुष्टपनाही है तालिबान की TTP की, वो जो है TTA की जो हुकूमत है इस वक्त काबुल में, वो उसकी पुष्टपनाही बंद कर दें। चाहे वो इज्तिमाई तौर पे पुष्टपनाही कर रहे हैं या उनके अंदर जो कुछ ऐसे अनासर हैं जो उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, ये उनका देखने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि ये सिलसिला बंद हो और उसके बाद ही जो है ताल्लुकात नॉर्मल हो सकते हैं। दो हमसायों की हैसियत से हम जो है कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई सूरत इसके अलावा कोई नहीं है। पाकिस्तान का अमन जो है वो इंश्योर हो, उसकी ज़मानत जो है काबुल दे और फिर उसकी साथ जो है उन गारंटर जो हैं वो हमारे दोस्त जो इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे ज़िले हैं, बन्नू है, उसके ज़िले हैं जहाँ पे दरअंदाजी हो रही है, तो वो लोग महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, इस्लामाबाद जो है पूरी सिंसेरिटी के साथ लगा हुआ है और जहाँ भी कुव्वत का इस्तेमाल होता है तो हम दरेक नहीं कर रहे। वज़ीर दिफा का ये मौक़िफ़ इस्तांबुल मुज़ाकरात के उस बयानिए की तर्जुमानी कर रहा है कि जिसमें पाकिस्तान का यही बुनियादी मुतालबा था कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से सरहद पार हमलों में मुलव्वस करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और फैसला कुन कार्रवाई करे। पाकिस्तानी वफ़द ने यह भी मुतालबा किया कि तालिबान TTP को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दें और उसे फितना यानी शरअंगेज़ी के मुतरादिफ करार देकर अवामी तौर पर मजम्मत करें। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान हमेशा सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के दौरान फ्रंट लाइन रियासत रहा है और उसने तकरीबन 40 लाख अफगान पनाहगुज़ीनों की मेज़बानी की। ताहम दहशतगर्द गिरोहों खासतौर पर कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में किए जाने वाले पुरतशद्दुद हमलों ने
अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा किया है। पाकिस्तानी अस्करी हुकाम के मुताबिक इस साल अब तक 500 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 311 से जायद फौजी जवान शामिल हैं और ज्यादातर हमले टीटीपी की जानिब से किए गए हैं। दूसरी जानिब तालिबान वक्त मुज़ाकरात ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो टीटीपी के जंगजुओं पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखते। सिफारती ज़राए के मुताबिक 5 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त राब्ता महदूद रहा और ज़्यादातर बातचीत सालिसों के जरिए हुई। एक जरिए ने बताया कि हत्ता के खाने के वक्फों में भी दोनों वफूद के दरमियान बातचीत न होने के बराबर थी। अगरचे इस्तांबुल मुआहिदा कई दिनों की कशीदगी के बाद एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान बदएतमादी अभी भी गहरी है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में नुमाया बिगाड़ आया, जिसमें सरहदी झड़पें, जवाबी बयानात और इल्ज़ामात शामिल थे। यह सूरत हाल इस अमर की अलामत है कि पाकिस्तान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी महज बयानिया नहीं बल्कि अमल के साथ भी मुंसलिक है और इसकी तर्जुमानी हर सतह पर और बार बार सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस सिलसिले में वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ दिया। उन्होंने पेशावर में कबायली माहिदीन के जरगे से खिताब में पाकिस्तान की रेड लाइन्स का इआदा करते हुए कहा कि अगरचे पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है, मगर वो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कबायली अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत को सराहा और हालिया कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन पर कबायली अवाम को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद बरसों में तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और पाक अफगान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी सतह पर मुतअद्दिद इक़दामात किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान के रवैये पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अफगान तालिबान की हुकूमत इंडियन हमायत याफ्ता ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनकी पुष्टपनाही और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। उन्होंने कबायली माहिदीन को यकीन दिलाया कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा और मुल्क भर से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इस अज़्म और मौक़िफ़ को आज DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी दोहराया, जिन्होंने एबटाबाद की जामियात में खिताब करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत का सख्त और फैसलाकुन जवाब देने का इआदा किया। DG-ISPR ने दोबारा वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी बैरूनी जारहियत का सख्त और फैसलाकुन अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिला एबटाबाद की जामियात के तलबा और अकेडमिक हजरात से खिताब में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान दिफाए वतन के अहद की पाबंद हैं और किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और फैसलाकुन अंदाज में दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितना और ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। इस तरह सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ यकजा और दो टोक है। बिल्कुल ऐसा ही हिमायती बयानिया सियासी सतह पर भी सामने आ रहा है। हौसला बख्श अमर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ एक्शन के लिए हिमायती आवाज़ों में तेज़ी आ रही है और ऐसी ही एक आवाज़ जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की भी सुनाई दी है, जिन्होंने मुतालबा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में अस्करियत पसंदी को कंट्रोल करने के लिए ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। अफगानिस्तान के वहाँ पर हालात कभी पुरसुकून रहे ही नहीं। वहाँ से नौजवान आते हैं PTP की सूरत में या अफगान नौजवान और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। यकीनन ये एक बड़ी शिकायत है पाकिस्तान की, और सिर्फ पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की नहीं, फौज की नहीं, अवाम की शिकायत है। हम मुल्क के साथ खड़े हैं, हर कदम मुल्क के मफाद में उठाएंगे। माहिरीन के मुताबिक पाक अफगान तालिबान जंगबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं, ये सिर्फ उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक पाकिस्तान के अंदर अमन कायम रहेगा। अगर अफगान सरजमीन से किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई तो ये मुआहिदा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये शर्त वाज़ेह, मजबूत और गैर मुतनाज़े है और ये बात तय है कि अब अमन की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अफगान तालिबान हुकूमत पर है। सिफारती ज़राए के मुताबिक जब पाकिस्तान ने काबिल तस्दीक निज़ाम की बात की तो उसका मतलब सिर्फ बॉर्डर या सरहदी प्रोटोकॉल नहीं, असल तवज्जो अफगान तालिबान के ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात पर है। दहशत गर्दों के ढांचे का खात्मा, महफूज पनागाहों का सफाया, तरबियती मराकज़ की बंदिश और TTP और उसके इत्तेहादियों की मदद करने वाले लॉजिस्टिक नेटवर्क का खात्मा, यानी सिर्फ जुबानी यकीन दहानियों से नहीं बल्कि ज़मीनी सतह पर अमली इक़दामात से ही एतबार कायम हो सकता है। यह मरहला पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। इस्लामाबाद ने न सिर्फ अपने जायज़ सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम करवाया बल्कि अफगान फरीक को नतीजे पर मबनी अमन के फ्रेमवर्क पर राजी भी कर लिया है। पाकिस्तान ने अब ताल्लुकात के असूल तय कर दिए हैं। अमन हो तो अमन, दहशत गर्दी हो तो रद्द अमल। इस तरह पाकिस्तान ने अस्करी और सिफारती दोनों महाजों पर अपनी स्ट्रेटेजिक बर्तरी को मजीद मुस्तहकम कर लिया है। तालिबान रजीम और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर में मजीद तोसी होना और एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म पर
अफगान तालिबान का राजी होना यह पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है, और क्या तालिबान कलदम टीटीपी के ठिकाने अफगानिस्तान से खत्म कर पाएंगे, इसी पर बात करके मैं ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि सीज फायर जो है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान, उसमें जो है 6 नवंबर तक की तोसी हो गई है। आप क्या समझते हैं ये सीज फायर में तोसी होना पाकिस्तान के कितने मुफाद में है? और दूसरा, जाहिर है इस सीज फायर के दौरान भी अफगान तालिबान की तरफ से वहाँ से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें जो है वो होती रही हैं, जो वहाँ से फितह खारिज के दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से। तो क्या समझते हैं आप, ये तालिबान टाइम गेन कर रहे हैं या क्या ये है इसमें जो सीज फायर में एक्सटेंशन हुई है पाकिस्तान के कितने मुफाद में है ये? जी, मैं तो यही समझूंगा कि टाइम गेन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट तो ये है कि खून रेजी बंद की जाए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बंद की जाए। बहुत खून बहा दिया आपने हमारा पिछले 4 साल में, और पिछले साल में तो रिकॉर्ड बहाया खून। तो इसलिए जब तक आप हमें कोई तहरीरी जमानत नहीं देते हैं कि आप टीटीपी को वो जगह नहीं दे रहे हैं जो उनको देंगे, जो उनको मिली हुई है, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल ये मामला जो है वो सुलझेगा। अभी उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर से दबाव हटाने के लिए, क्योंकि तुर्की और कतर दोनों जो हैं उनको इस बात का अंदाजा है कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनका प्रेशर तालिबान पे होगा। बाकी दुनिया का भी प्रेशर अब जो है, दबाव जो है वो तालिबान के ऊपर है। उस दबाव को हटाने का बेहतरीन तरीका ये है कि चलें थोड़ा सा और टाइम गेन कर लें। ये जो है ये मसला इनसे मैं ना नहीं समझता कि ये रिजॉल्व होगा। अगर ये एग्रीमेंट हो भी जाता तो भी शायद मेरे शकूक तो रहते इनके ऊपर, क्योंकि माजी में इन्होंने वादे बहुत तोड़े हैं। लेकिन चले एटलीस्ट जो है एक थोड़ा सा और टाइम मिल गया। पाकिस्तान जो है उसको अब चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि उनके बॉर्डर की सिचुएशन मैं नहीं समझता कि अभी बदलेगी ज्यादा। 6 नवंबर को अगला मरहला होना है और प्रिंसिपल लेवल टॉक्स होनी है, जिसमें मुमकिन तौर पर जो है वो वज़ीर दिफा के लेवल पर जो है वो गुफ्तगू होगी, और उसी में शायद कंक्रीट जो है वो माहिदा भी कोई हो। तो पाकिस्तान की डिमांड तो बड़ी वाज़ेह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, और उसके लिए एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म अडॉप्ट करना होगा वहाँ पे तालिबान को। आपको लग रहा है कि जो तालिबान हैं वो इस मैकेनिज्म के ऊपर आ जाएंगे और तहरीरी तौर पर इस पर रजामंदी भी दे देंगे, मुआहिदा ऐसा कोई हो पाएगा? क्योंकि पहले भी जब बातचीत होती थी वर्बली, तो जो डेलीगेशन था तालिबान का वहाँ पे वो तो मान लेता था पाकिस्तान की तमाम तर डिमांड्स को, और जो मीडिएटर्स थे वो भी इस बात पर जोर देते थे कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन बाद में जब तहरीरी मुआहिदे की बात आती थी तो वो पीछे हट जाते थे, हिचकिचाते थे। तो अब की बात आपको क्या लग रहा है कि क्या इसमें जो है किस चीज़ पर वो आमादा हो सकते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि आमादा हो सकते हैं, लिख कर देने की हद तक भी शायद कर लें। वो अपनी इजाज़त लेना चाह रहे हैं शायद कंधार से, वो जिस वक्त उनको मिल गई, या हो सकता है कि अपने अब नए जो उनको आका मिले हैं भारत में उनसे लेना चाहते हों। लेकिन जो भी सूरत हाल है शायद ये कर लें। लेकिन मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ की कि मैं ये चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारे जो पॉलिसी साज हैं, वो इस पे फिर भी होशियार रहें, जी हाँ। क्योंकि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड इनका कोई इतना अच्छा नहीं है। आप देखें ना, अमेरिका के साथ इन्होंने फरवरी 2020 में जितने एग्रीमेंट किए थे, जितनी उसकी क्लॉजेस थी, एक एक चुन के उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो चुनाचे अब आपको पास क्या जमानत है? इसलिए हमें तो बहरहाल अपने आप को वो काम करते रहना चाहिए। अगर जरूरत पड़े, जो हमने किया था 10-11 अक्टूबर को, हमें उससे हटना नहीं चाहिए। और उसके अलावा मैं तो ये भी समझता हूँ समर साहब के हमें जो बाकी इनको जो सहूलियात दे रखी हैं अभी तक, वो भी मेज पर आनी चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, खुद जी बहुत हाँ। आ रही हैं। आपने देखा कि जिस तरह हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल होती हैं, हमारे अस्पताल, हमारी यूनिवर्सिटियां, ये सब जो है चीजें मेज पर आ रही हैं। तालिबान अपने मुल्क को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी मुझे नहीं समझ आ रही कि उनके जहन में क्या उनको है, कौन सी ऐसी गलत फहमी उनको हो गई कि उन्होंने बंदूक के जोर पर काबू जीत लिया तो अब सब कुछ होगा। बल तो ये भी गलत बात है, उन्होंने बिल्कुल बंदूक के जोर पर नहीं जीता। वो अमरीकी खुद वापस जाना चाहते थे, बल्कि हमसे खफाते कि आपने उनकी मदद की। हम तो उनकी वजह से हम उनकी सिर्फ और सिर्फ इसलिए मदद कर रहे थे कि वहां अमन आए, और इसके लिए तो नहीं कर रहे थे कि ये जाके अपने दहशतगर्दों को जी हाँ। हमारे ऊपर सर पे सवार करें। तो चुनाचे ये सारी बातें खरी खरी उनके साथ होनी चाहिए, कोई ले तो लाल नहीं होना चाहिए। यूं समझे कि एक अलहदा एक मुल्क है,
जो भारत के साथ मिला हुआ है उसके साथ जिस तरह हमें बातचीत करनी चाहिए उसी तरीके से करनी चाहिए। वो जो बरादराना जज्बात होते थे, जो हमने बड़ी देर इनको दिखाई है, लेकिन ये उसके हकदार शायद नहीं रहे। सही है। तो अब जब आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़रा होशियार रहना पड़ेगा, तो अमलन फिर हमें क्या करना है? एक चीज़ तो पाकिस्तान ने वाज़ेह की है तालिबान के ऊपर भी कि अगर वहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ होगी तो फिर सीज़ फायर या जो फिर मर्जी होगा, सीज़ फायर तब तक बरकरार रहेगा जब तक अमन रहेगा वहाँ से। जब वहाँ से कार्रवाई होगी तो फिर पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा यहाँ से। यानी ये सीज़ फायर बड़ा फ्रेजाइल है और डिपेंड करता है कि वहाँ से अगर कार्रवाइयाँ नहीं रुकती तो फिर जो है पाकिस्तान भी फिर वहाँ पर कार्रवाई करेगा। जी, पाकिस्तान कार्रवाई तो करेगा, पर मैं आपको बताऊं कि ज्यादा जो है ना वो इक्तसादी मैदान में इनको जो मुश्किल आएगी ना, उसका ज्यादा फायदा होगा। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी बंदरगाहों का इस तरह बेदरेग जो इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से वहां सामान जाता था बगैर ड्यूटी के और फिर वहीं पे हमारे यहाँ बाड़ों में ऑफलोड हो जाता था या स्मगल होके खच्चरों पे वापस आ जाता था, उससे हमें बड़ी इकोनॉमिक इंजरी हुई है, हमें जी बड़ा हाँ। नुकसान पहुंचा है। अब ये सिलसिले बंद होने चाहिए और वहीं पे उनकी अगर कोई आपने खोलना भी है तो कस्टम ड्यूटी वगैरह आप वहां पे कलेक्ट करें और बाद में इनको बेशक दें। इस तरह के कुछ कवानीन बनाने पड़ेंगे हमें। दूसरे मुल्क जो कर रहे हैं, जिस तरह भारत नेपाल के साथ कर रहा है, उनका सामान वहां पे किस तरीके से ड्यूटी लेता है और फिर उसके बाद 6 महीने बाद देता है, ये सारी चीजें अब हमें हमें अब सब मेज पे रखना होगा। अगर आप ये नहीं रखेंगे, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं भी एक जमाने में बहुत हमायती था कि इक्तसादी मामला जो है वो जी हाँ। कभी नहीं रुकने चाहिए। लेकिन ये तालिबान कैसे हुक्मरान बने हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर ये क्या जज्बा पैदा कर दिया है कि वो जो हमदर्दी हमने रखी थी इनके लिए 40 साल से, उसको ये क्यों खत्म करते जा जी रहे हैं। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तालिबान को क्या हो गया, ये क्यों पाकिस्तान जिसने इनके साथ इतनी वफा की, अब उसके साथ ये क्यों इस किस्म की यानी ये बर्ताव कर रहे हैं। एक ट्रांजैक्शनल ताल्लुक की खातिर जो कि भारत के साथ है उनका, उन्होंने एक कॉर्डियल ताल्लुक पाकिस्तान के साथ जो था उससे उन्होंने जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जी, जी। और देखिए मैं आपको बताऊं कि वहां पे भारत ने पिछले 60-70 साल में वहां बड़ा काम किया है। तो जो अफगानिस्तान के अंदर जो आवाम थी उसको पाकिस्तान के खिलाफ बहुत वर्गलाया गया। हमने जितनी मदद की, बजाय इसके कि हमारे लिए वो शुक्रगुजारी का जज्बा रखते, वो उल्टा। अब जब मैंने तो अभी रिसेंटली नहीं गया हूँ, पहले गया था, लेकिन अभी जो भी वहां जाता है वो ये कहता है कि वहां पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ जज्बा है। और हामिद कारजई साहब और अशरफ गनी साहब ने भी उसको बहुत जी ज्यादा हाँ। बढ़ाया। तो चुनाचे ये हो गया कि अब हमारे लिए एक किस्म की बयानिए की जंग भी साथ ही जारी है। जी हाँ। हमें वो भी मेरे ख्याल में बताना होगा इनको, बयानिए की जंग में भी थोड़ा सा हमें काम करने की जरूरत है। तो सर एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है एजाज चौधरी साहब के, कलदम टीटीपी हो या टीटीए हो, वो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और अभी भी जब कार्रवाई की एक्शन की बात होती है वहां पे कलदम टीटीपी के खिलाफ, तो वो किसी दबाव में आकर तो इस तरह के बयान दे देते हैं कि हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, उन्हें कहीं और आबाद कर देते हैं। लेकिन उनके खिलाफ जो है वो डिसाइसिव एक्शन, वो उससे वो जो है वो हर सूरत में उस पर वो रजामंद नहीं हो रहे किसी सूरत भी। तो उस सिलसिले में फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात से कि वो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और उनकी नजरियाती असास भी वही जी है। हाँ। और वो गलत एक मकसद लेकर चल पड़े हैं कि अगर तालिबान ने वहां पे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है तो ये टीटीपी जो है, ये जो पहले हमारे ट्राइबल एरियाज होते थे उस पर कब्जा कर ले, ये चीज होने की नहीं। जी हाँ। मैं समझता हूँ कि केपीके की जो हुकूमत है उसको ऑन बोर्ड करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है आपके लोगों को हो रहा है, इसीलिए आप हिस्सा फील्ड मार्शल बनिए ने इस कल भी सारी जो है तारीख का। पेशावर जाके बड़ा इन डिटेल उन्हें बताया है जाके केपी के अंदर जाके कि भाई जी, नुकसान तो आपका है। जी। और मैं आपको बताऊं कि अगर इनको वहां पे जगह ना मिले किसी किस्म की भी, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो वहां के लोग हैं जो बसते हैं। क्योंकि अब तक उन लोगों को पता चल जाना चाहिए कि उनको गलत बयानियां फीड हम्म। किया जा रहा था। ये सारे जो ट्रांसमिशन वहां से हो रही थी हम्म। पश्तो में और दूसरी जबानों में, उनको गलत बयानी से बताया जा रहा है। और उनको अगर ये सही हकीकत जब पता चलती है, ये अच्छी बात है अगर रीच आउट की गई है, इस तरह की सारी आउटरीच और होनी चाहिए। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर आप इनको जगह नहीं देंगे तो ये कभी भी आके खून रेजी हमारे मुल्क में नहीं कर सकेंगे। और सर फाइनली ये बताएगा कि भारत जो है वो बतौर प्रॉक्सी तालिबान को यूज़ तो कर रहा है दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के अंदर, और अब आबी जारियत का फ्रंट भी उन्होंने खोला है पाकिस्तान के खिलाफ वाया अफगानिस्तान। इसके अलावा
क्या कर सकता है अफगानिस्तान? क्या जो है तालिबान के जरिए या अफगानिस्तान के जरिए भारत जो है कन्वेंशनल फ्रंट भी पाकिस्तान के लिए खोल सकता है, या वो मुश्किल है? क्योंकि आजकल वहाँ हम देख रहे हैं कोई पुराने हेलीकॉप्टर्स को भी रिस्टोर करके भारत में दे रहा है, कोई उस पर वो मशकें वगैरह भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है या मुश्किल ऐसा है? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? वहां पे जो अमेरिका का इतना असला बचा हुआ है, उसके लिए आके ये तरबियत दे सकते हैं। कोई ना कोई उनको काम कर सकते हैं। जब एक बार तालिबान राजी हो गए हैं कि हमने टू फ्रंट सिचुएशन बनानी है भारत के साथ मिलकर, तो फिर हमें कोई खैर की तवक्को तो नहीं रखनी जी चाहिए। हाँ। इसीलिए मैंने कहा कि ये चौकन्ना रहने का एक हिस्सा है। अब भारत चूंकि हमें डायरेक्ट शिकस्त नहीं दे सका, बल्कि शिकस्त खा ली उसने मई में, तो अब चूंकि वो खुद हमला नहीं कर पा रहा, उसकी अभी एयरफोर्स शायद इस काबिल नहीं हुई, तो वो अब उसने सोचा कि चलिए अफगानिस्तान के रास्ते देखना। और की बात तो ये है कि तालिबान को सोचना चाहिए था कि उन्होंने ये माई एनिमीज एनिमी के फलसफे पर अमल करके क्या वो अपने मुल्क के लिए फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि वो बड़ा ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने मुल्क को, अपनी आवाम को। उनको शायद ये नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने ये की है। भारत की प्रॉक्सी बंद कर तालिबान अपने ही अवाम का नुकसान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आज़ाद चौधरी साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से भी बात होगी और तहरीक इंसाफ के अंदर क्या एक नया ग्रुप सर उठा रहा है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब सिर्फ बयानात या ओहदों की तब्दीली तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ये पार्टी के अंदर क़यादत, फैसलों के इख्तियार और तंजीमी ढांचे पर एक गहरी तकसीम की निशानदेही कर रहे हैं। एक ऐसी तकसीम जो बानी पीटीआई इमरान खान की बराह रास्त हिदायत के बावजूद कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ती जा रही है। ताज़ा तरीन तनाज़ा वस्ती पंजाब की क़यादत के मामले पर खड़ा हुआ है, जब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक्स पर अपने खिलाफ मुबैना साजिशों पर खुलेआम तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने उन्हें अडयाला जेल से पैगामात पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी और वो उनके एतमाद के हामिल हैं। अगरचे सलमान अकरम राजा ने इख्तलाफात की तफसीलात नहीं बताई, ताहम उनकी साबका पोस्ट और दीगर रहनुमाओं के पैगामात से वाज़ेह हुआ कि तनाज़े की असल वजह पीटीआई वस्ती पंजाब के सदर अहमद चट्टा और सेक्रेटरी जनरल बिलाल एजाज की बरतरफी है। इन दोनों रहनुमाओं को 16 अक्टूबर को इमरान खान की मुबैना हिदायत पर ओहदों से हटा दिया गया था, जब इमरान खान ने अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा से मुलाकात की थी। अहम बात यह है कि अहमद चट्टा वही रहनुमा हैं जो वज़ीराबाद में इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग के वाक़े में जख्मी हुए थे, यानी उनका इमरान खान से गहरा ताल्लुक और कुर्बानी सब पर वाज़ेह है। लेकिन जैसे ही पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने उनकी बरतरफी और अली इम्तियाज वड़ाइच की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया, पार्टी के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तहम मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने एक ट्वीट में कहा था कि इमरान खान ने उनकी मौजूदगी में पंजाब की तंजीमी तब्दीली का कोई हुक्म नहीं दिया और वो अगली मुलाकात में इस फैसले की तस्दीक करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने वजाहत की कि उन्हें बताया गया कि अहमद चट्टा और बिलाल एजाज की बरतरफी का फैसला बैरिस्टर गौहर को उनकी जेल आमद से कबल ही पहुंचा दिया गया था। सलमान अकरम राजा ने एक पोस्ट में यह भी कहा कि उन्होंने अली इम्तियाज वड़ाइच को काम शुरू करने का कहा, क्योंकि इस मामले में पैदा होने वाली उलझन ने पंजाब में पार्टी के काम रुकवा दिए थे। तहम इमरान खान की हमशीरा डॉक्टर उस्मा खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इस फैसले की तरदीद की, जिसकी तौसीक इमरान खान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जारी एक पोस्ट ने भी की, जिसमें अहमद चट्टा और बिलाल एजाज को देरीना और वफादार साथी करार देते हुए इमरान खान ने वाज़ेह किया कि उन्होंने इन दोनों की बरतरफी का कोई हुक्म जारी नहीं किया। दूसरी जानिब पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने जवाबी पोस्ट में कहा कि इमरान खान ही तमाम फैसलों के आखिरी वजह से और वो सिर्फ उनके अहकामात पर अमल दरामद करती हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि क़यादत की सतह पर पैगाम रसानी में शदीद तदाद मौजूद है पार्टी के अंदर। ज़राए का कहना है कि आलिया हमजा ने हाल ही में अली इमरान को सूबाई तर्जुमान भी मुकर्रर किया, जो पहले ही एक मुतनाज़ शख्सियत समझे जाते हैं, और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ही अहमद चट्टा के मामले में सलमान अकरम राजा को गुमराह किया। कुछ रहनुमाओं का यह भी कहना है कि आलिया हमजा पार्टी की तंजीमी कारकर्दगी के बजाय सिर्फ ज़ाहिरी सरगर्मियों पर तवज्जो दे रही हैं। ये इख्तलाफात सिर्फ पंजाब के इंतजामी मामलात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पार्टी के अंदर अडयाला जेल मुलाकातों की फहरिस्त जमा कराने के मामले पर भी तनाज़ा सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि फहरिस्त जमा कराने का इख्तियार सलमान अकरम राजा के पास होगा, लेकिन 29 अक्टूबर को जेल इंतजामिया को अली जफर और सलमान अकरम राजा की तरफ से दो अलग फहरिस्तें मौसूल हुई। जुमेरात को सलमान अकरम राजा ने वजाहत की कि उन्होंने ज़ाती तौर पर बैरिस्टर अली जफर को पैगाम भेजा था कि वो फहरिस्त खुद भेज रहे हैं, और बादता उन्होंने ये फहरिस्त खुद भी जेल इंतजामिया को पहुंचाई। उन्होंने लिखा कि इसके बावजूद सेनेटर अली जफर ने मुलाकात के शुरा की एक अलहदा फहरिस्त भेज दी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का एक और तनाज़ा पीटीआई कोर कमेटी की रुकन
सेनेटर मशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात की सूरत में भी सामने आ गया है। सलमान अकरम राजा ने एक्स पर बयान में कहा कि बानी पीटीआई ने पंजाब में किसी को हटाने का नहीं कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने की बात की। सेनेटर मशाल यूसुफजई ने रद्द अमल में कहा कि आप क्या बताना चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी की तैनाती में आपका क्या अमल दखल था? आप बानी पीटीआई के बयानिए का वजन नहीं उठा सकते तो किसी और को मौका दें। सलमान अकरम राजा ने फिर रद्द अमल देते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिशें करने वालों को बानी पीटीआई के सामने हजीमत उठाना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान ने जब सुहेल अफरीदी को वजीर आला नामजद किया तो बाज को सांप सूंघ गया। सियासी और कोर कमेटी की रुदात बाहर कौन भेज रहा है सब जानते हैं। ये बयानात उस वक्त सामने आ रहे हैं जब खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की काबीना की तश्कील पर भी पार्टी के अंदर मुज़ाहमत सामने आई। इमरान खान ने मुबैना तौर पर मुजम्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ को काबीना में शामिल करने की हिदायत दी थी, मगर बाद में दूसरे ग्रुप ने उसकी नफी कर दी। तो कि आज खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है, जिसमें 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन ख़ुसूसी शामिल हैं। सूबाई वज़रा में मीना खान, फजल शकूर, आफ्ताब आलम, फैसल तरकई, आकिबुल्ला, अरशद अयूब खान, अमजद अली, खलीकुर रहमान, रियाज खान, फ़खर जहान शामिल हैं, जबकि मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद वज़ीर आला के मुशीर और शफ़ीउल्लाह जाद मुआविन ख़ुसूसी हैं। इसके अलावा सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी ने भी खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान कशीदगी को भी मजीद बढ़ा दिया है और वज़ीर आला ने जल्द अगला लाएअमल सामने लाने का ऐलान कर दिया है। हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को ख़त लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा। उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाज़त दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लाएअमल जो है पार्टी की मशावरत से आप सबके सामने आएगा। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के इस तनाज़े में आज हौसला बख्श खबर उस वक्त सामने आई जब आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम लेकर न सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको मुबारकबाद दी, बल्कि मुस्तकबिल में तमाम मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की पेशकश भी की। जब आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा कि आपको KPK की असम्बली ने आपको मुंतखब किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। लेकिन एक सवाल अपनी जगह कायम है कि अगर वफाक और सूबा बातचीत से इख्तलाफात सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ अपनी अंदरूनी तकसीम पर काबू पा सकेगी? क्योंकि बज़ाहिर ये तकसीम तंजीमी तनाज़ा नहीं बल्कि क़यादत के कंट्रोल की जंग बनती जा रही है और जेल में ही सही, लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान की मौजूदगी के बावजूद पार्टी में एक और आवाज़ का फुकदान मजीद गहरा होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ही की सियासत से मुतल्लिक आज एक और अहम पेशरफ उस वक्त सामने आई जब पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से PTI के साबिक रहनुमाओं इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और फवाद चौधरी की मुलाकात हुई। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब शाह महमूद कुरैशी को चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इन तमाम मामलों पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख फकास अकरम ने। बहुत शुक्रिया आपका शेख फकास अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक चैलेंजिंग टाइम में जब तहरीक इंसाफ को मुत्तहिद होना चाहिए, एक पेज पर होना चाहिए पूरी पार्टी क़यादत को, लेकिन तकसीम दर तकसीम जो है पार्टी के अंदर वाज़े नज़र आती है हर मौके के ऊपर। अभी ये जो एपिसोड हुआ सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप के हवाले से, अहमद चट्टा और बिलाल एजाज की बरतरफी के हवाले से, उसमें भी एक बड़ी वाज़े तकसीम नज़र आई। क्या पार्टी ने इस नुक्ते पर पहुंचने की कोशिश की है कि क्या पीछे कौन था सारे मामले के, उनकी बरतरफी के हवाले से किसने ये कन्फ्यूजन सारी पैदा की? और दूसरा, जेल में भी मुलाकातों के हवाले से दो नाम आ जाते हैं। हालांकि सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन फिर भी वो एक अलग से फहरिस्त आ जाती है। क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? सर, पहली बात तो यह है कि मैं आपके पहले जुमले को बड़े एहतराम के साथ जो है वो बिल्कुल उसको रद्द करता हूँ कि पार्टी में वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है। यही गुफ्तगू लोग किया करते थे KP के हवाले से भी, मगर जिस वक्त 2-3 महीने पहले मिसाल यूसुफजई को टिकट मिला, वो भी पूरे वोट लेके सेनेटर बनी। उसके बाद आफरीदी साहब पूरे वोट लेकर चीफ मिनिस्टर बने। खुर्रम ज़ेशान जो है वो कल इलेक्ट हो गए पूरे वोट लेके।
तो ये जो हवा दी जाती है कि तकसीम नज़र आ रही है, पंजाब के अंदर 4 रीजन्स हैं। 4 रीजन में सेंट्रल पंजाब एक रीजन है। उसके अंदर हमारे जो दोस्त हैं और जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें चड्ढा साहब हैं, जिसमें बिलाल एजाज साहब हैं, 50-50 साल की सज़ा हो गई, उनकी सीटें कुर्बान हो गई और वो पार्टी के साथ खड़े थे। किसी किस्म की मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो सामने आई, जिसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी में डिलिबरेशन हो गई है और वो चीज़ें जो है सलमान अकबर राजा साहब और आलिया हमज़ा साहिबा बशमूल साथ बैरिस्टर गौहर साहब उनके हवाले हो गई है। वो हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम उसके ऊपर डिसीजन ले लेंगे। एंड ऑफ द स्टोरी दैट इज़ नॉट अ तकसीम। तकसीम तब होती है जब वो धड़े हो जाएँ, बंदे चले जाएँ, पार्टी छोड़ जाएँ, लीडर के नज़रिए के खिलाफ बड़ा कोई बयान पब्लिकली दे दे। सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा के दरमियान माजी में भी ट्वीट्स और बयानात जो है बड़े खुलकर सामने आते रहे हैं। चीज़ें बड़ी कंफ्यूज माजी में भी रही है दोनों के दरमियान। ये कोई नई बात तो नहीं है। देखिए सर, दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम है। छंड फूक जड़ी है, वाइब्रेंट पार्टियाँ चलती रहती है। ये कोई मतलब स्टैटिक पार्टी तो नहीं है, और वाइब्रेंट लोग हैं। केपी के अंदर भी लीडर वोट पड़ जाना अलग बात है, लेकिन दो ग्रुप तो थे। अली बिन गंडापुर साहब का एक अलग धड़ा था, दूसरी तरफ आतिफ खान हो गए, आपके पार्टी के जो सूबाई सदर है जुनैद अकबर खान हो गए, वो एक अलग धड़ा था। वो धड़ेबंदी तो वहां पे है, अभी भी है, वो खत्म तो नहीं हुई। पार्टी का खान साहब के फैसले के ऊपर सबका एहतराम करना, आके वोट डालना, वो एक अलग बात है। तो सर यही मैटर करता है ना, ये कोई फौज में तो नहीं भर्ती हुए, ये सियासी हम्म। लोग हैं, सियासी जमात में है। उथे हमजा शहबाज साहब की सोच और मरियम की और नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की और कुछ एमएन एमपी उनके साथ बैठते हैं लोग। हम आवाज, हम असर होते हैं, एक तरह के आइडियाज रखते हैं, गपशप लगाते हैं अपने पॉलिटिकल व्यूज के मुताबिक। बट एट द एंड ऑफ द डे जब लीडर का फैसला आ जाता है तो सब उसका एहतराम करते हैं, उसी को पार्टी कहते हैं। जी हाँ। और वहाँ नवाज शरीफ को कभी कहना नहीं पड़ा अपनी पार्टी के लोगों को कि अपने डर्टी लिनन जो है वो पब्लिक के अंदर वाच ना करें, या खान साहब को कहना पड़ा है? कोई बात नहीं, नवाज शरीफ साहब के अंदर होने में और इमरान खान साहब के अंदर होने के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कुछ इमरान खान साहब की पार्टी के साथ हो रहा है, वो पाकिस्तान में आज तक किसी और पार्टी के साथ नहीं हुआ। और जिस एज ब्रैकेट के लोग और जितने वाइब्रेंट लोग हमारे साथ हैं और सही है। जिस तरह सोशल मीडिया के अंदर हमारी सपोर्ट है, वो किसी और पार्टी को नहीं है। तो तो सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, कोई इस नहीं। सपोर्ट को जिसकी आप बात करते हैं, कोई शक नहीं है कि आप एक पॉपुलर जमात हैं। इस सपोर्ट को कन्वर्ट करना एक तहरीक के अंदर, एक इफेक्टिव तहरीक के अंदर, उसमें फिर क्यों नाकाम रहे हैं आप? या उसको आप लग रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले चंद महीनों में या आने वाले चंद सालों में आप उसे वो कर पाएंगे कन्वर्ट? देखिए सर, पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपने जो कामयाबी का ज़ाविया बताया 2-3, तो फिर आप कोई शायद आपके पास कोई कुलिया भी हो तहरीकों की डेट का। ठीक है ना? मुर्गी के अंडे 20 दिन 22 दिन मुर्गी बैठती है तो चूज़े निकल आते हैं। हम्म। ठीक है सर? उसमें दुनिया में एक फल होता है, उसके राइप होने का टाइम होता है। आप लोग जो ये कामयाबी और नाकामी को तोलते हैं बैठ के मीडिया पे, मैं सिर्फ आप भाइयों से ये पूछता हूँ कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई टाइमलाइन भी यहाँ है तो या असेंबली ਤੁਸੀਂ का ਕਹਿ टेन्योर ਸਕਦੇ हो होता कि है, यहाँ तो असेंबली का टेन्योर होता है 5 साल, और 1.5 साल उसमें से वो अच्छा। गुजार गए, 1.5 साल से ज्यादा। तो आपकी तहरीक जो है वो कब तक इस गवर्नमेंट को डिसलॉज कर पाएगी? जाहिर है 5 साल वो हाँ, टेन्योर चलो पूरा करिए, शुक्र उसके है बाद ਤੁਸੀਂ शुक्र आपकी है तहरीक जो है वो 10 साल बाद जाकर रिजल्ट दे, तो आपको क्या फायदा उसका? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ टाइम स्पैन डिफाइन कर लिया। आप ਤੁਸੀਂ आप कर लेंगे 5 1.5 साल। साल ये हो ठीक गया, है? पीछे अच्छा, जो और पीडीएम के उसमें से दौर आपने में 1.5 लगा साल लिया, निकाल दिया और और आपने 10 मेरे महीने। भाई ने खुद प्रेडिक्शन दी और मेरे भाई ने खुद प्रेडिक्शन दे दी 10 साल की। और मेरे ख्याल है कोई वो की पंजाबी ये कहना है घोड़ा छां ते बनो। तहरीकें चलती हैं और नताइज भी आते हैं। कोई ऐसी नाकामी क्योंकि नहीं वहां हुई। 10 साल की तैयारी है ना, बड़े वो तो 10 साल की तैयारी करके बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब 2034 तक की तैयारी करके बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप कब तक जो है अपनी तहरीक जो हम है तो इतनी इफेक्टिव बना पाएंगे कि आप हम तो उन्हें डिसलॉज मुसल करें? हम तो मुसलमान हैं। हम हम्म, तो इस बात पे ईमान रखते हैं। सारे ही मुसलमान हैं। हम्म, शहबाज शरीफ साहब भी, ऐसा वो ही भी है, इसी बात पे ईमान रखते होंगे कि पता नहीं अगला सांस हमें कब आना है और कब नहीं आना है। पता नहीं ऐसा ही है। कल क्या हालात होंगे। और तो अल्लाह प्लानिंग ताला तो की बंदा ज़ात करता है ना, जानती है कि ख्वाहिश तो हो कब क्या सकती है, होगा। प्लानिंग तो हो सकती है ना। नहीं, ख्वाहिश तो नहीं, हम तो तहरीक के अंदर हैं। हम्म, हम तो इवेंट पे इवेंट कर रहे हैं। जितने बड़े-बड़े इवेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहसीत ऑपोजिशन हम्म। की है, मुझे किसी पार्टी का दिखा दे। अगर किसी और ने किया तो तो मुझे ज़रा अगला फिर लाएमल काइंडली क्या है मुझे आपका, उसको बता शेख वकास अकरम साहब? आगे का लाएमल, आपके नए वज़ीर आला वहाँ पे आए, एक हवा बनी थी कि शायद वो इस्लामाबाद की तरफ एक और जलगार की शायद तैयारी करें, तो ऐसा कुछ है प्लान उनका इस्लामाबाद आने का, या फिलहाल नहीं है ऐसा कुछ भी? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ पॉलिटिकल कमेटी में या हमारी मरकज़ी क़यादत के अंदर या ज़िम्मेदारान के अंदर कोई डिस्कशन ऐसी नहीं हुई। उसपे सुहेल अफरीदी साहब खुद बहरहाल ये कह चुके हैं कि जब इमरान खान साहब हुक्म देंगे तो वो चल पड़ेंगे। तो उसपे एक मोमेंटम बिल्ड करने के हवाले से वो जलसे जुलूस कर रहे हैं
और एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं। वो अपनी कैपेसिटी जो है उसको वो करेंगे, और जिस वक़्त खान साहब का हुक्म आएगा तो चल पड़ेंगे जहाँ उन्हें कहेंगे। तो ये बताएं शेख साहब कि आज एक कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी साहब आपकी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात हुई है एक अस्पताल के अंदर लाहौर में PKLI में वो एडमिट है। तो फवाद चौधरी साहब उनसे मिलने गए हैं, महमूद मौलवी साहब उनसे मिलने गए हैं, और इमरान इस्माइल साहब एक इकट्ठे मिलकर वहाँ पे उनका जाना, क्या समझते हैं आप? गए तो वो तीमारदारी के लिए थे, लेकिन आपकी नज़र में क्या है कि ये कोई अलग से कोई पार्टी के अंदर कोई नया ग्रुप बनाने की कोई कोशिश हो सकती है, ये क्या है? ये ऐसा खदशा है, ऐसा सर कोई आपको? पार्टियों के अंदर ग्रुपिंग करने के लिए आपका पार्टी का हिस्सा होना ज़रूरी होता है। हम्म। आपका पार्टी के अंदर कोई ओहदा, कोई ज़िम्मेदारी या एटलीस्ट पार्टी का मेंबर होना ज़रूरी होता है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उमर अयूब साहब ने 9 मई के बाद इमरान खान साहब के अहकामात पे इन लोगों की बुनियादी मेंबरशिप्स कैंसल की हुई है। यानी कि ये पार्टी के मेंबर ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि पुराने ताल्लुकात होंगे, तीमारदारी के लिए गए होंगे, नथिंग मोर देन दैट। बिकॉज़ उससे ज़्यादा इनमें से किसी की कैपेसिटी नहीं है ना कुछ करने की, सिवाय आप लोगों के थ्रू कोई बयान-शयान दे दिया या आगे पीछे, इस वक़्त फिर इसी तरह ही है। ये आप कह रहे हैं कुछ ऐसी कैपेसिटी नहीं है वो कुछ कर पाए ऐसा। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में भी ज़ाहिर है लोग बात करते हैं, एक राय है, शायद मैं उस राय का हामी या मुखालिफ ना हूँ, लेकिन एक मैं जनरली बात कर रहा हूँ, एक तासुर बन रहा है कि वो तमाम केसेस में उनका बरी होना, फिर ये लोग इन लोगों को जाके उनसे मिलना, एक राय बन रही है कि शायद कोई नया धड़ा, एक नया ग्रुप जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही हो, एक नई जो है वो पार्टी के अंदर से ग्रुप कार्व आउट करने की कोशिश की जा रही हो। कोई ऐसी है आपको खदशा ऐसा कोई? हमें बिल्कुल कोई ऐसा खदशा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता देता हूँ। कोई भी डायरेक्शन, कोई भी मूव, कोई भी तहरीक, कोई भी फैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ अडियाला से होता है। अडियाला के अलावा अगर कोई कहीं जाने की कोशिश करता है तो उसको नाकामी के अलावा और नाकामी की धूल चाटने के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला है। वैसे तो इनमें से आप बहुत से लोग अडियाला जाते रहे पूरा साल। खान ने उनको वापस तक नहीं लिया पार्टी में। मशवरों पे अमल करना तो बड़ी दूर की बात है। होता है ना, मैं साल तू आ रहा तुहाडे नाल पेशियां भुगत रहा, चलो मैंने वो वापस तक कर लो बाहर वो एक बयान। बेसिकली यहाँ पे दो मुख्तलिफ राय तहरीक इंसाफ के अंदर भी ना, एक एक राय है कि मुजामत करनी है, दूसरी राय ये है कि मुफाहमत करनी है। अडियाला से सिर्फ मुजामत का पैगाम आता है, जबकि कोट लखपत जेल में कैद जो आपके पार्टी के रहनुमा है, उसमें यास्मीन राशिद साहब भी है, उसमें एजाज चौधरी साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं। वो तो वहाँ से मुफाहमत की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे भी कंसल्ट कर लें कि पार्टी क्या फैसले कर रही है। उनके खतूत भी आए वहाँ से कई मरतबा, तो शायद ये उस तरह की कोई मूव हो उनके जितने कि मुफाहमत की उनके हामियों जितने से जाके खतूत मिल रहे हो आते कि ऐसी कोई मुफाहमत की कोशिश की जाए दोबारा से। उनके उनके सर समर भाई, जितने खतूत या पैगामात आते हैं वो खान साहब तक पहुंच जाते हैं। हम्म। ये कुछ लोग ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हम्म। सबकी कम्युनिकेशन है उनके साथ, उनके मैसेजेस भी आते हैं, उनके मैसेज खान साहब तक भी पहुंचते हैं, खान साहब के जवाब उन तक भी चले जाते हैं। तो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। एवं टीवी के ऊपर या मीडिया पे रंगबाजी करने का लोगों का कोई फायदा कोई नहीं है। तो उसमें फिर भी वो तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हमारी जो डॉक्टर साहिबा हैं माओ की तरह हैं, और बहुत कुर्बानी उन्होंने दी, और बाकी जितने दोस्त भी हैं वहाँ पे अडियाला में। बट अल्टीमेटली फैसला तो इमरान खान साहब का मैटर करता है ना जी। सही है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अब तो गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम की, जिनका कहना है कि पार्टी में किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग, कोई धड़ेबंदी नहीं है, पार्टी मुत्तहिद है। पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में। एक हफ्ता पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि अगले 48 से 72 घंटों में वो अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरा होने के बावजूद वो अदम एतमाद की तहरीक फिलहाल नहीं ला पा रही। ये तहरीक कब तक आएगी और डिले की वजूहात क्या है, जानेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज से तकरीबन 6 रोज कबल यानी 25 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान और दावा किया था कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमती तब्दीली से मुतालिक उनके नंबर्स पूरे हो गए हैं और अगले 72 घंटों में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक या तो मुस्तफ़ी हो जाए या फिर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इंशाल्लाह परसों जो है अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाएगी। देखिए सपोर्ट तो शायद जितनी हासिल हो चुकी है 30-31 से ज़्यादा भी हासिल की जा सकती है। सर देखिए नंबर तकरीबन 32 के करीब है सर। बता दें कि नाम अभी फाइनल नहीं हुआ, फाइनल हो चुका है या फाइनल नहीं हुआ? सर फाइनल हो ही चुका है, यकीन अनाउंसमेंट रहती है। 72 घंटे तो दूर की बात, तकरीबन 6 रोज गुजरने के बावजूद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक
हतमी फैसला करने में नाकाम ही दिखाई दे रही है। आज भी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जो बेनतीजा ही खत्म हुआ और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तारीख और आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर-ए-आज़म के नाम के हवाले से फैसला न हो सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की सूरत में नए कायदे ऐवान पर भी तजब्जुब का शिकार है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में कायदे ऐवान का नाम भी फाइनल ना हो सका। ज़राए का कहना है कि उस पर भी फैसला नहीं हो सका कि तहरीक अदम एतमाद कब और कैसे पेश की जाएगी। साथ ही पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इख्तलाफात भी ताहाल बरकरार हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की ग्रुपिंग खत्म करवाने में नाकाम रही और पार्लिमानी पार्टी के धड़ों ने अपने उम्मीदवार की हिमायत की दस्तबरदारी से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी सरदार याकूब लतीफ़क पर चौधरी यासीन के धड़ों में तकसीम है और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी को वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर कायल ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक पीपी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म के नाम के फैसले का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी से ले लिया और अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का फैसला पीपी क़यादत खुद करेगी। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि उनकी जमात आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। नए वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। और अब अगर कश्मीर में अवाम की खिदमत ना हो सकी तो उसका जिम्मेदार बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शन में हिस्सा लिया, भरपूर सियासी कैंपेन चलाए। वो इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था और हमारा जीत को इन्होंने शिकस्त में तब्दील कर दिया था रातों रात। हम अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। गो के बिलावल भुट्टो जरदारी अब भी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक पुरएतमाद हैं, ताहम मामलात अब भी मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में नहीं आ सके। तभी इस मुतालिक अहम फैसलों में मुसलसल ताखीर हो रही है। गो के 26 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए दरकार मतलूबा तादाद पूरी हो गई थी। उसके बाद 27 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला भी किया था। ताहम ताहाल इस फैसले पर अमल दरामद नापैद ही है। इसकी क्या वजह है? ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है ग्रुपिंग के हवाले से खबरें आ रही हैं। ताहम पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उसकी जो कमांड है, जो ग्रिप है पार्टी के ऊपर, वो काफ़ी मजबूत है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चौधरी यासीन के हवाले से पहले नाम प्रपोज किया गया, उस पर जो पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल होने वाला जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का ग्रुप है उसने मुखालफत कर दी। उसने कहा कि हमें चौधरी यासीन कबूल नहीं, आप किसी और को लाएं। जब चौधरी लतीफ़ अकबर की बात हुई तो उस पर चौधरी यासीन ने इख्तलाफात किए कि ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो उसके बाद फिर सरदार याकूब के हवाले से भी बातचीत हुई, लेकिन पार्टी के अंदर इस हवाले से कोई हतमी तौर पर फैसला नहीं हो सका। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत जो है वो जो है आज़ाद कश्मीर की क़यादत को मनाने में नाकाम रही है, बल्कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक इत्तफाक़ राय से एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म लाने की कोशिश हो रही है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जो एक माहौल आज़ाद कश्मीर के अंदर बना मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़, उस हवाले से एक मौसर वज़ीर-ए-आज़म हो जो इस सूरत हाल को कंट्रोल कर सके, आज़ाद कश्मीर में बेहतर गवर्नेंस दे सके, ताकि 8 महीने बाद जब पीपल्स पार्टी इंतखाबात की तरफ जाए तो पीपल्स पार्टी के ऊपर इनकम्बेंसी का बोझ ना हो, बल्कि वो अपनी कारकर्दगी 8 महीने की लेकर आवाम के सामने जा सके। अदम एतमाद की तहरीक में ताखीर की वजह क्या है और पीपल्स पार्टी का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन हो सकता है, इसी पर मज़ीद बात करें। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल फैसल मुमताज़ राठौर ने। बहुत शुक्रिया फैसल मुमताज़ राठौर साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि एक हफ्ता पहले पीपल्स पार्टी ने अपना नंबर पूरा होने का दावा किया था और 72 घंटे का टाइम दिया था चौधरी अनवारुल हक को कि वो रिज़ाइन कर दें या अदम एतमाद का सामना करें। तो हफ्ता गुजर गया पूरा, ना उन्होंने रिज़ाइन किया, ना पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक ला सकी है। क्या वजह है, ये ताखीर क्यों है इतनी? देखिए, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो ताखीर ज़रूर है, लेकिन चूंकि हमने जब 7 दिन पहले नंबर पूरा किया था तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नंबर था और हमने ये दिखाया था कि अब हमारे पास इतने नंबर्स हो चुके हैं कि हुकूमत हम तब्दील कर सकते हैं। और उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये ख्वाहिश भी थी कि जिस तरह नून लीग के साथ पाकिस्तान में हमने उनको वोट दिया है, इस तरह नून लीग भी हमें वोट दे, या वो हुकूमत का हिस्सा बने, नहीं तो वो वोट ज़रूर दे। और उसके बाद आपने देखा कि सदर हाउस में वफाकी हुकूमत की तरफ से एक टीम आई जिन्होंने मुलाकात भी की और उसके बाद ये फैसला किया गया कि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। और फिर 2 दिन पहले नून लीग के कायदीन ने उस पर दस्तखत भी कर दिए। तो अभी कोई
लंबी ताख़ीज़ नहीं है यकीनन, चूँकि जैसा कि बिलावल साहब ने कहा कि ये हुकूमत जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियासत में तब्दील करने जा रही है, इसको आने वाले वक्त में बड़े सख्त चैलेंजेस का सामना करना होगा। तो क्या वज़ीर आज़म की टारगेट नहीं है। मौजू वज़ीर आज़म के ऊपर जो है ये डिबेट हो रही है, ये किस मामले पे हो रही है? मेरा नहीं ख्याल, चूँकि आज भी आपने हमारी पार्टी की तरफ से ये सुन लिया है कि वज़ीर आज़म के नाम पे कोई इख्तलाफ नहीं, जिसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म अलग बात है, और है। हालात के मुताबिक जो इस वक्त हालात हैं आज़ाद कश्मीर के स्पेसिफिक हालात के पेश नज़र किसी मौजू वज़ीर आज़म पे इत्तफाक की राय नहीं हो पाया, क्या वजह है? देखिए, ये इत्तफाक की राय MLAs ने तो नहीं करना, ये पार्टी की क़यादत का फैसला, और मेरे ख्याल में जो भी फैसला होगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। और ये कह देना कि इख्तलाफात नहीं है, ऐसा तो ज़ाहिर आप उसे ब्रश साइड तो नहीं कर सकते रियलिटीज़ को, फैक्ट्स को। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि चौधरी यासीन साहब के ऊपर जो है बैरिस्टर जो सुल्तान महमूद चौधरी साहब का ग्रुप है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, इस वक्त किसी के ऊपर किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। इस वक्त तमाम चीज़ें तकरीबन तय हो चुकी हैं और कोई मामला नहीं है वज़ीर आज़म का। सबसे बड़ी चीज़ ये है, बिलावल साहब और ये समझते हैं कि अब जो हमने हुकूमती जो अगला वक्त है, हमने 2026 के इलेक्शन में भी जाना है। अवाम इस वक्त तमाम हालात को देख रही है। हम कतई ये तासुर नहीं देना चाहते कि ये हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने जा रही, इसका मकसद शायद सिर्फ हुकूमत बनाना है, बल्कि इसका मकसद ये है कि जिस तरह के रियासत के हालात इस वक्त हो चुके हैं, अवामी हकूक़ के लिए लोग सड़कों पर निकल आए, उन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करना, उन मामलात को हल भी करवाना और वफाकी हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद भी करना। चीज़ें तो सारी जो है फैसल मुमताज़ राठौर साहब, ये जब आपने ऐलान किया था अदम एतमाद लाने का, उससे पहले ये सारी बातें सोचने की थी ना, इन हालात के अंदर हुकूमत लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, लेंगे तो क्या चैलेंजेस होंगे। अब जब आप ऐलान कर चुके हैं एक हफ्ता पहले कि हमने आना है, वहाँ हमने वज़ीर आज़म को हटाना है, हफ्ता बाद आज भी आप बैठ के मुशावरत करते हैं, लेकिन उसके बाद आप फैसला नहीं कर पाते कब ये तहरीक आनी है। तो डिले के पीछे कुछ ना कुछ तो है। फैसला तो हो चुका है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है, देखिए पर्दादारी है। सबसे पहले फैसला तो हो चुका, और ये फैसला सबसे पहले आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी ने किया था, और हमारी क़यादत ने हमारे उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया कि आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की जाएगी। शायद कुछ कमिटमेंट्स ऐसी हों जो आने वाले वक्त में रियासत की आवाम के लिए बेहतर साबित हो सके, और उसकी वजह से भी ताक़ीज़ हो। वहाँ तो ख़जाना खाली हो रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो फंड्स धड़ाधड़ जो है वो तकसीम करते जा रहे हैं। आधे साल का फंड तो उन्होंने जो है वो जारी कर दिया था, वो बाद में फिर चीफ सेक्रेटरी के जरिए गालिबन जो है वो PND के सेक्रेटरी ने वो रोके फंड्स वगैरह। ये चीज़ें भी हैं। जब आप आएंगे इक़्तिदार में तो आगे खाली खजाना होगा। यही तो बात है, आने का जो असल आइडिया है वो तो फिर आपको, हमने जो इक़्तिदार में आना है तो हमने उसमें खाली खजाने के साथ नहीं आना, बल्कि हमने आकर लोगों के मामलात और मसाइल भी हल करने हैं, आवाम को कुछ डिलीवर भी करना है। इलेक्शन के साल में तो अपने आवाम के ऊपर खर्चा करना होता है ना आपने। देखिए, यही सबसे बड़ा स्कीमें देनी होती हैं, वो तो अनवारुल हक साहब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके लिए क्या बचेगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, बड़ी। लेकिन देखिए ना, इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए नहीं, निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, निज़ाम को चलाने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को रेलिवेंट करने के लिए वफाकी हुकूमत की कुछ कमिटमेंट की हमें ज़रूरत होगी। सही है, वफाकी हुकूमत की कमिटमेंट की ज़रूरत होगी आपको। और दूसरा ये बताएगा कि पहले तो घंटों से मामला शुरू हुआ था, 72 घंटे, फिर अगले दिन 48 घंटों की बात हुई। अब हम घंटों की बात नहीं करेंगे, दिनों की बात भी नहीं करेंगे। चले आप हफ्ता बताते हैं कि किस हफ्ते में ये तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। जी इंशाल्लाह, ये जो अगला ये जो हफ्ता अब 2 दिन ख़त्म होने को रह गए, इसके बाद एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह ये तारीख पेश, यानी 3 तारीख से जो सोमवार शुरू हो रहा है, जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, 3 से 9 के दरमियान आप कह रहे हैं कि ये 3 से 10 के दरमियान ये तारीख आप कह रहे हैं कि आ जाएगी। कोई ताख़ीज़ अब रहती नहीं है। बस कुछ मैंने जैसे आपसे कहा ना कि इस हुकूमत को बेहतर अंदाज में चलाना है और डिलीवर करना है, जिसके लिए शायद कुछ कहीं से कन्वे किया गया पीपल्स पार्टी को, कुछ पैगाम आया कहीं से कि फिलहाल रुक जाए कुछ दिन के लिए? नहीं, मखसूस हालात के शायद पैगाम नहीं आया। पीपल्स पार्टी खुद कुछ कमिटमेंट लेना चाह रही है, क्योंकि ये मैंने आपसे पहले कहा ना कि हमने इस निज़ाम को बेहतर अंदाज में अवामी मफादात के लिए चलाना है। किससे कमिटमेंट लेना? अवामी वफाकी हुकूमत भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन हमने इस निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाना है, डिलीवर करना है। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, लोग सड़कों पर निकले अपने हकूक़ की खातिर, जिनकी कमिटमेंट वफाकी हुकूमत। क्या नून लीग ने आपसे कोई शर्त रखी है जब आपके उनसे मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, कि आप कबल वक्त इंतखाबात की तरफ भी आपको जाना पड़े, आप वो भी जाएंगे, या इंतखाबात कम से कम अपने टाइम पे तो जरूर करवाएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी को शायद ये लग रहा है, अभी मेरी कई लोगों से बात हुई है, वो बड़े पुरुमीद हैं कि शायद ये असेंबली का टेन्योर एक्सटेंड हो जाए आज़ाद कश्मीर के अंदर। इस होप पे आप लोग आए कि शायद 2 साल वैसे ही निकल जाए शायद। देखिए, ये बिल्कुल गलत होप है। कमिटमेंट है वहाँ से, बिल्कुल वक्त पे इंतखाबात कराने, बिल्कुल गलत होप है। इलेक्शन किसी भी सूरत में एक्सटेंड नहीं होंगे।
हाँ, अलबत्ता नून लीग की ख्वाहिश ज़रूर थी कि वक्त से पहले इलेक्शन करवाए जाएं, सही, लेकिन चूंकि वक्त अब इतना थोड़ा रह चुका है, पहले होना शायद अब मुमकिन ना हो, और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि अभी चूंकि हुकूमत बनते ही और इसको चलाने में ही 2-4-5 माह लग जाते हैं और फिर इलेक्शन आ जाएगा, तो मेरे ख्याल में जितना टेन्योर रह गया है इस पर भी अगर अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दिया जाए तो ये ज़्यादा वक्त नहीं है। नून लीग की ख्वाहिश ज़रूर थी, जिस पर डिबेट भी हुई, डिस्कस भी हुई, और फिर ये फैसला किया गया कि एज सून एज पॉसिबल अगर इलेक्शन मुमकिन हुआ तो कराए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी क़यादत जो है, सियासी जमातें जो है, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़, वो वैसे ही काफ़ी हद तक डिसक्रेडिट हो चुकी हैं इससे तहरीक के सारे दौरानिए के अंदर। अब जब नून लीग पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवाएगी, खुद इलेक्ट करवाएगी, फिर वही नून लीग अपोजिशन में बैठ के आपकी अपोजिशन करेगी, तो उससे अवाम के अंदर ये सियासी जमातें मज़ीद डिसक्रेडिट नहीं होंगी? देखिए, नून लीग का जो उनकी बात है वो है कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद और एतमाद का एक ही वोट होता है। ऐसा ही है। तो नून लीग इस हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए अपना वोट कास्ट कर रही है। इनडायरेक्टली वो अगले एतमाद का वोट ही होगा, लेकिन उसके लिए वो अपोजिशन बेंचों में जाकर बैठेगी कि उन्होंने अपना वोट इस हुकूमत प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए दिया, लेकिन वो समझा जाएगा कि वो एतमाद का वोट। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये हम अपने नाजरीन के लिए भी वाज़ेह करते चले कि जब तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाती है तो उसी में मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म का नाम लिखा जाता है। जिस तरह से वफाकी हुकूमत में हुआ था कि वज़ीर-ए-आज़म को जब हटाना होता है तो पहले वज़ीर-ए-आज़म को हटाया जाता है अदम एतमाद के जरिए, बाद में फिर वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन होता है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ तहरीक अदम एतमाद के अंदर ही मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म का नाम लिखा जाता है। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए तो मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म जिसका नाम दिया जाता है वो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है। तो अब जो है ये बता दें कि आजकल तो बड़े लोग पीपल्स पार्टी में अपने शामिल किए हैं, तो अज़हरुल हक साहब जो हैं वो भी अपने हलके में सबसे पॉपुलर थे, सबसे ज़्यादा वोट लेकर आए थे। उनके हलके में पीपल्स पार्टी जो है वो 5वें नंबर पर थी, तो क्या उन्हें भी आने वाले वक्तों में शामिल होने के वाले से कोई दावत दी जा सकती है पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, अभी तो इस बारे में कुछ कहना मैं समझता हूँ मैं नहीं मुमकिन, लेकिन ये ज़रूर है कि आज़ाद कश्मीर के एक पॉलिटिक्स का एक ऐसा वहाँ पर ट्राइबल सिस्टम है या उम्मीदवारान हैं कि जो अपने अपने इलाके में मुख्तलिफ जमातों से इलेक्शन लड़ते हैं। अभी ये जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, जब हुकूमत नहीं भी बन रही थी तब भी इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करने की कोशिश की गई थी। इस वजह से नहीं कि हुकूमत तब्दील करना मतलूब था, बल्कि इस वजह से कि हमारे पास वहाँ पर कैंडिडेट नहीं थे। तो बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में को आना चाहे, अगर उसका स्पेस मौजूद है तो उसके लिए वो आ सकता है, लेकिन अभी इस हवाले से ना कोई पार्टी की तरफ से हमें सिग्नल मिला है, ना ही कोई ऐसी बात है। सही है, बहुत शुक्रिया फैसल मुमताज़ राठौर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। अब तक उसको सुनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल फैसल मुमताज़ राठौर की, जिनका कहना है कि नवंबर के पहले हफ्ते में ही हर सूरत में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में मुंतखब करवा लेगी। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।